नमस्कार बच्चों। गर्दिश के दिन कुछ अर्थ समझ में आया? गर्दिश अपन कहते हैं ना, वो बुरे दिन, वो संघर्ष के दिन, वो विवशताओं के दिन, उसको कहते हैं गर्दिश। गर्दिश के दिन जो आत्मचरित है, ये एक बड़े ही सामर्थ्यवान लेखक जो काफ़ी संघर्षों के से होकर गुजरे, गुलशेर अहमद खान शानी के द्वारा लिखा गया है। गुलशेर अहमद खान सामाजिक चेतना के और आधुनिक संवेदनाओं के चेतेरे हैं। उन्होंने अपने लेखन में, अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में समाज में जो मानवीय संबंध हैं, स्त्री पुरुषों के जो आकर्षण है एक दूसरे के प्रति, नैतिक मूल्य हैं, सांप्रदायिकता है, इस सब के चित्र उनकी लेखन में देखते ही बनते हैं। उन्हीं की ये रचना गर्दिश के दिन, वस्तुतः ये रचना सामने कैसे आई? सारिका एक साहित्यिक पत्रिका थी, उसके संपादक कमलेश्वर थे, और कमलेश्वर ने उन दिनों सारिका के माध्यम से लेखकों से गर्दिश के दिन नाम से उनके आत्मचरित्र लिखवाए थे। और उन आत्मचरित्र लिखने वालों में गुलशेर अहमद खान भी थे। उन्होंने भी अपना आत्मचरित्र लिखकर भेजा, और वो आत्मचरित्र बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। उसमें गुलशेर अहमद खान की जो कहानी थी, उनकी ज़िंदगी की, जो उनके ज़िंदगी में उन्होंने संघर्ष झेले थे, जो उनके जीवन पर दबाव और तनाव था, जो सुख और दुख थे, और उस सुख दुख के तनावों में और दबावों में भी उनकी प्रतिभा ने कैसे रचनात्मकता ग्रहण की, इस सब का बड़ा मार्मिक वर्णन हमें इस आत्मचरित्र में मिलता है। उनकी इस बुरी दशा को देखकर, उनकी पीठ की उधड़ी हुई बुरी स्थिति को देखकर वो 5 साल का बच्चा रोने लगता है। वो कहते हैं कि मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा और उस औरत ने भी मुझे कुछ नहीं बताया, पर उनकी दुर्दशा को देखकर मुझे मेरे अब्बा जान का जो रौबीला और जो गुस्सा वाला चेहरा था, वो अचानक याद आ जाता है, और मैं और वो दोनों आपस में लिपटकर रोने लगते हैं। बाद में लेखक बताता है कि वस्तुतः वो औरत मेरी माँ थी, और वो बताता है कि जो मेरी माँ थी उसकी स्थिति घर में बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि उसके अब्बा ने पहले से एक शादी कर रखी थी, और जो उसकी माँ है वो उसके अब्बा की दूसरी बेगम है, जैसे अब उनके हरम में कोई मान सम्मान या पत्नी का कोई दर्जा नहीं दिया गया है, कोई महत्व नहीं है, और इसके बावजूद ही जो उनके अब्बा जान हैं वो किसी तीसरी औरत के साथ ही रहते हैं, और वो उनकी माँ के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। कहते हैं मेरी माँ इसी तरीके से संघर्ष करते करते मर खप गई। वो कब मरी, कैसे मरी, हमें ये तक नहीं मालूम पड़ा कि वो किस तरीके से मरी। वो बताते हैं कि वो जो कस्बा है, वो कस्बा पूरे शाल वनों का से चारों तरफ से घिरा हुआ है। शंखनी नाम की नदी वहाँ बहती है, और उसके तट पर वो कस्बा बसा हुआ है। लेखक ने बड़े मार्मिकता से वहाँ की रातों का वर्णन किया है, और वो शायद उसके जीवन में चूँकि अंधकार है, तो बड़े प्रतीकात्मक रूप से उसने उनकी रातों का वर्णन किया है कि जो रातें थीं वहाँ की वो बहुत सूनी थीं, लंबी लंबी रातें होती थीं, अंधियारी रातें होती थीं, और उस अंधियारी रात में शंखनी नदी की लहरों की जो पछाड़ उनके मन में एक भय पैदा कर देती थी। इस तरीके से लेखक ने अपने 5 साल के उम्र का ये एक अनुभव अपने आत्मचरित्र में लिखा। उसके बाद लेखक कहता है कि जब मैं 10 साल का हो गया, तब एक अनुभव और हुआ। वो ये था कि
मेरे पिताजी की जो नवाबी थी वो सब खत्म हो चुकी थी, अमीरी सारी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि गुलशेर अहमद खां का जन्म 1933 में होता है और 10 साल बाद यानी कि 1943 तो जमींदारी छिनने लगी थी। तो कहते हैं हमारा जो सामंती जो रुआब था वो सब खत्म हो चुका था और जो अमीरी थी, हवेली थी, वो सब छिन चुकी थी। तो मजबूर होकर उनके अब्बा को नौकरी करनी पड़ी। कहते हैं कि जहाँ मेरे दादाजी मुख्तार हुआ करते थे उसी अदालत में मेरे पिताजी ने पेशकार की नौकरी की और हम हवेली वगैरह सब छोड़ के इस सरकारी क्वार्टर में आ गए। और सरकारी क्वार्टर में वो कह रहे हैं कि मेरे अब्बा का तो स्वभाव बहुत ही ज़्यादा क्रूर और मतलब दोस्ताना तो बिल्कुल भी नहीं था और वो एक तीसरी औरत के साथ रहते थे और उस औरत के साथ पिताजी का तो गहरा संबंध था, 3 साल तक वो उनके साथ रही, लेकिन बच्चों के प्रति उनका कोई प्रेम व्यवहार नहीं था। और जब अब्बा घर पर आते वो कहते हैं उसी छोटे से घर में ही जैसे हमारी 2 दुनिया बन गई थी, एक अब्बा की दुनिया थी और एक हमारी दुनिया थी। हमारी दुनिया में मैं था, मेरे से 4 साल बड़ी आपा जी थी और एक छोटी बहन और थी। हम तीनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी। हमारी दुनिया में हमारे अब्बा की कोई आमदी नहीं थी और कभी आते भी थे तो क्रोध और जो उनका गुस्सैल व्यवहार था उससे हम थर थर कांप जाया करते थे। और उन्होंने ये भी इशारा किया है कि जब वो उस तीसरी औरत के साथ होते थे उस समय तो वो हम लोगों के प्रति बहुत ही बेगानों जैसा व्यवहार किया करते थे। कहते 3 साल तक हम उस क्वार्टर में रहे, जब तक वो औरत हमारे अब्बा के साथ रही तब तक इस समाज से हमारा कोई लेना देना नहीं रहा, ना समाज का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आता था, ना हम कहीं जाते थे। इस तरीके से गुलशेर अहमद खां की ज़िंदगी थोड़ी आगे बढ़ती है। उसके बाद गुलशेर अहमद खां एक वाक़या बताते हैं अपनी ज़िंदगी का, जब वो हाई स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं हाई स्कूल में था तो स्कूल में कोई एक निरीक्षण हुआ, इंस्पेक्टर आए हुए थे और बच्चों से वो प्रश्न पूछ रहे थे। ज़्यादातर बच्चों से प्रश्न पूछा जा रहा था, पिताजी का नाम, उनका परिचय, आपके क्या विषय हैं, और विशेषकर जिस प्रश्न को सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा था वो ये था कि फ्यूचर में आपका क्या प्लान है, आप क्या बनना चाहते हैं, आपके मन में क्या सपना है भविष्य के लिए। बारी इनकी भी आई, गुलशेर अहमद खां की। इनसे भी जब पूछा गया कि तुम भविष्य में क्या बनना चाहते हो तो गुलशेर अहमद खां बोले कि मेरे मुंह से एकदम निकल गया कि मुझे नहीं पता मैं क्या बनना चाहता हूँ। क्योंकि वो कहते हैं कि एक्चुअली मैं बनना तो बहुत कुछ बनना चाहता था, पर कोई स्पष्ट तस्वीर मेरे दिमाग में अभी नहीं थी। क्योंकि मेरी जो मतलब पिता मेरे तरफ, जो मेरे अब्बा थे, वो हमारी शिक्षा की तरफ बिल्कुल ध्यान दे नहीं रहे थे। केवल सिर्फ इसलिए पढ़ाया जा रहा था एक औपचारिकतावश कि मैं अनपढ़ ना रह जाऊँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि मेरी शिक्षा पे अच्छा पैसा खर्च किया जाएगा, मैं कोई इलाहाबाद, बनारस या कोई अलीगढ़ जाके उच्च शिक्षा प्राप्त करूँगा। तो मेरे मन में कोई ऐसी स्पष्ट तस्वीर नहीं थी कि मैं फ्यूचर में क्या बनूँगा। लेकिन हाँ, इतना तो था कि मैं वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, मतलब जो एक ढर्रे से जो चले आ रहे हैं उन व्यवसायों में जाना नहीं चाहता था। मैं कुछ इन सबसे अलग बनना चाहता था, पर मैं मुँह से ये नहीं बोल पाया और मैं बस इतना ही कह पाया कि पता नहीं। और जब मैंने पता नहीं कहा तो पूरी क्लास ठाके मार के हंसने लगी और जो अध्यापक थे और इंस्पेक्टर थे वो भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। बोले, क्यों लो चाप, इन जनाब को यही नहीं मालूम कि ये क्या बनना चाहते हैं, क्या मेल नर्स बनना चाहते हो। बाल मनोविज्ञान देखिए, वो बोले तो कुछ नहीं, लेकिन इस तरीके से उनका मजाक उड़ाया जाना उन्हें पसंद नहीं आया और ये कहीं कुंठा उनके मन के अंदर बैठ गई, गहरे तक बैठ गई और ये स्मृति उनको हमेशा दंशित करती रहती थी, उन्हें हमेशा चुभती रहती थी। इसके बाद लेखक ने अपने एक असफल प्रेम का भी संकेत इस आत्मचरित में किया है। वो कहते हैं उन्हें प्रेम हुआ और उनकी जो प्रेमिका थी वो उनसे उम्र में 5 साल बड़ी थी, शादीशुदा थी, उसके एक बेटा भी था और मैं काफ़ी सीधा साधा और मासूम सा बच्चा था। मतलब बहुत डिटेल में तो उन्होंने कुछ स्पष्ट संकेत नहीं दिया है, लेकिन ये जो उनका प्रेम था उसकी परिणति दुखांत हुई। और वो कहते हैं कि ये मेरे जीवन का मतलब एक ज़बरदस्त मोह भंग हुआ मुझे और ये मेरी जो जीवन की यात्रा थी, जो मेरी खोज थी, उसका आरंभिक बिंदु था। उन्होंने बड़े मार्मिक रूप से ये चीज़ कही है कि
वस्तुतः जो किताबों में होता है वो ज़िंदगी में नहीं होता, और जो ज़िंदगी में होता है वो किताबों में नहीं होता। हम जब सबके साथ होते हैं तो अपने साथ नहीं होते, और जब केवल अपने साथ होते हैं तो सारी दुनिया से कट जाते हैं। तो गुलशेर साहब ने कहा कि वो बिल्कुल इस समय अकेले थे और काफ़ी यंत्रणा और संघर्ष कर रहे थे, और इसी अंतर्द्वंद में, इसी अकेलेपन में उन्होंने कलम उठा ली और लेखक बनने का जो उनका अंदर का एक जुनून था, उस जुनून की, उस यात्रा का प्रारंभ बिंदु यही था। शेर अहमद साहब कहते हैं मैं बन भी और क्या सकता था, मैं लेखक बन गया क्योंकि मेरी नियति यही थी। मैं किसी सामाजिक या राजनीतिक आंदोलन से तो जुड़ा हुआ था नहीं, और ना ही कोई ऐसा सामाजिक अन्याय या कोई ऐसी चीज़ जो मुझे लेखक बनाती। मेरे जीवन में ऐसी कोई प्रेरणा या उद्देश्य या कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं था। लेकिन हाँ, मेरी ज़िंदगी इतने दबावों, तनावों में और अंतर्द्वंद्वों में भरी हुई थी कि मैं अपने अंतर्द्वंद को प्रकट करने के लिए कोई ऐसा रास्ता की शरण स्थली ढूंढ रहा था कि जहाँ मैं अपने मन की भावनाओं को प्रकट कर सकूं, बोल सकूं, लिख सकूं, स्वतंत्रतापूर्वक अपने मन की भावनाओं को बता सकूं। क्योंकि मैं सार्वजनिक रूप से तो किसी को अपने इन दबावों को, इन संघर्ष को, जो आंतरिक मेरा संघर्ष है, अंतर्द्वंद है, वो किसी को नहीं बता सकता था। तो बस मैंने कलम उठा ली, कलम ही मुझे अपनी शरण स्थली लगी और मैं लिखने लगा। और जब मैं लिखने लगा तो मैंने अपनी रचनाएँ कुछ पत्र पत्रिकाओं में छपने के लिए भेजी, और मैं छप भी गया। कुछ पत्रिकाओं में मेरी कहानी छापी जाने लगी, और लेखक कह रहा है कि इसी तरीके से अनजाने ही रूप में मैं एक साहित्यिक दौड़ में शामिल हो गया। यद्यपि मैं एक बहुत छोटे से कस्बे में रहता था, जगदलपुर कस्बा था, बहुत ही छोटा कस्बा था। वहाँ ना कोई बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी और ना मुझे कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला था। मुझे ईर्ष्या भी होती थी कि मेरे साथ के जो बच्चे थे वो उन्होंने बड़ी उच्च शिक्षा प्राप्त करी, वो लोग बनारस या अलीगढ़ या इलाहाबाद पढ़े, लेकिन मुझे ऐसा कोई अवसर नहीं मिला। कभी कभी मुझे मन में इस बात की ईर्ष्या भी हुआ करती थी, लेकिन अब मैं लेखक बन चुका था, और वो जो दिल्ली और बनारस और इलाहाबाद में जो बड़े बड़े लेखक रहा करते थे, अनजाने में ही मेरी एक तरीके से प्रतियोगिता सी उन लोगों के साथ शुरू हो गई। और मैं भी उस साहित्यिक दुनिया को थोड़ा जानना चाहता था, तो मैं इलाहाबाद पहुंचा एक बार। और जब मैं इलाहाबाद पहुंचा तो वो कहते हैं कि उनकी मुलाकात होती है उपेंद्र नाथ अश्क से। वो उपेंद्र नाथ अश्क से काफ़ी प्रारंभिक समय में काफ़ी प्रभावित होते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने ये स्वीकार किया है कि जिस चीज़ को मैं, मतलब अब उपेंद्र नाथ अश्क से मुलाकात को मैं अपने जीवन का एक आशीर्वाद मान रहा था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे लिए बड़ा अभिशाप सिद्ध हुआ। क्योंकि जिस तरीके से उपेंद्र नाथ अश्क ने साहित्यिक दुनिया में मुझे प्रस्तुत किया था, वो इमेज, वो छवि धोते धोते मुझे वर्षों गुजर गए। उपेंद्र नाथ अश्क के साथ उनका एक काफ़ी कड़वा अनुभव भी रहा था। सांप्रदायिकता का दंश उसमें हमको देखने को मिलता है। एक दिन उपेंद्र नाथ अश्क से बोलते हैं, तुम तो बड़े उस्ताद निकले, तुमने कभी बताया नहीं अपना पूरा नाम। तो शानी बोले, क्यों, मुझे मतलब मैंने तो कभी कुछ छुपाया भी नहीं, आपने पूछा भी नहीं तो मैंने बताया भी नहीं। मतलब आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो शानी नाम से जाने जाते थे, तो कोई ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये मुसलमान हैं। लेकिन जब उनका पूरा नाम मालूम पड़ा, गुलशेर अहमद खान शानी, तो उपेंद्र नाथ अश्क को शानी के साथ थोड़ा सा, मतलब उनका मुस्लिम होने का जो दंश था, वो दंश शानी साहब को झेलना पड़ा। और उनको कहीं ये अंदर से बहुत बुरा भी फील हुआ कि धर्म को लेके इतने पढ़े लिखे लोग, इतने शिक्षित लोग, जिन्हें हम संस्कारित लोग कहते हैं, जिन्हें हम साहित्यकार कहते हैं, वो लोग भी धर्म को लेके इतने छोटे विचार रखते हैं और इस तरीके से दूसरों को व्यंग बाणों से घायल कर देते हैं। ये बुरा अनुभव उनको अश्क जी के साथ हुआ, जो उन्होंने अपने आत्मचरित में लिखा भी है। शानी साहब ने यहाँ ये भी जिक्र किया है कि वो किस तरीके से एक जाने माने लेखकों की श्रृंखला में आ गए कि उस समय भैरव प्रसाद गुप्त एक कहानी नामक पत्रिका का संपादन कर रहे थे, जिसकी एक बड़ी धूम थी। मतलब जिसकी कहानी या रचना उस पत्रिका में छप जाती थी, वो एक प्रसिद्ध साहित्यकार की श्रेणी में आ जाया करता था। तो शानी साहब ने भी अपनी एक कहानी भेजी, उसमें छप गई सौभाग्य से।
तो काफ़ी चारों तरफ उनकी धूम मच गई। उसी समय उनका एक उपन्यास भी आ जाता है, बबूल की छाप, और बस वो एक साहित्यकारों की श्रेणी में उनका नाम गिना जाने लगता है। उसके बाद शानी साहब अपना वो छोटा सा जो कस्बा है जगदलपुर, उसको छोड़कर वो ग्वालियर आ जाते हैं। और वो कहते हैं कि ग्वालियर जब मैं आया तो यहाँ पर मेरे साथ दो ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने मेरे तनावों को, दबावों को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। मैं यहाँ नौकरी कर रहा था, अच्छी खासी एक संपादक, एक पत्रिका का सह संपादक था, और मैं नौकरी कर रहा था। मुझे यहाँ एक मकान की ज़रूरत थी अपने परिवार में के साथ रहने के लिए। शानी साहब ने यहाँ ये भी स्पष्ट किया है कि वो इस्लाम धर्म के कट्टर समर्थक नहीं थे, और इसलिए इस्लाम धर्म के लोग जिस तरीके से कट्टरता के साथ अपना जीवन जीते थे वो उससे थोड़ा अलग रहना चाहते थे। तो उन्होंने अपने साथियों से कहा जो उनके साथ जॉब कर रहे थे कि मुझे कोई घर चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि मुझे ऐसी जगह घर दिलवाइएगा जहाँ पर मुस्लिम बस्ती ना हो। तो उनके एक साथी थे, नाम तो उनका शानी था ही, पूरा नाम किसी को मालूम नहीं था। तो उनके साथियों ने, उनका एक साथी था जो जिसको उन्होंने मकान के लिए कहा था, वो चुपचाप उनके कान में आके कहता है, क्यों डरते हो, चिंता मत करो, हमने मियाँओं को ऐसा मारा है कि अब तो उनको आँख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं है। और गुलशर अहमद खान जब इस बात को सुनते हैं तो उनके दिल पे क्या गुजरी होगी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि वो खुद मुसलमान हैं। मकान की काफ़ी ढूंढ हुई, लेकिन अंत में उनको मकान मिला एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुसलमान लोग ही ज़्यादा रहते थे। अब विडम्बना देखिए आप, जहाँ हिंदू रह रहे हैं वहाँ चूँकि वो मुसलमान हैं उनको स्थान नहीं मिल रहा है, और जहाँ मुसलमान रह रहे हैं वहाँ उनको स्थान मिल गया है रहने का। एक बड़ा सा अहाता है, बड़ा सा है, उसमें कई सारे घर हैं, मस्जिद भी है, और इनका नाम है शानी साहब। तो उन सब लोगों को कुछ गलतफहमी हो जाती है कि ये सहानी साहब हैं और ये कोई पंजाबी व्यक्ति है। एक दिन जब वो सुबह उठते हैं तो उन्हें देखते हैं कि उनके घर के आगे गाय का गोश्त और कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, और वो कहते हैं ये कोई संयोग नहीं था, जानबूझकर कुछ लोगों ने मेरे सामने ये सब कुछ रख दिया था। और जो मकान मालिक थे उनसे भी वो झगड़ रहे थे कि आपने इस बस्ती में इस पंजाबी व्यक्ति को घर क्यों दे दिया, जबकि हमारी मस्जिद का जो रास्ता है वो इसी घर से होके जाता है। मतलब इन दोनों घटनाओं के माध्यम से शानी ने जो उस समय सांप्रदायिकता का जहर खुल रहा था ना हमारे समाज में, उस सांप्रदायिकता के जहर की तरफ संकेत किया है कि किस तरीके से हमारी ज़िंदगी सांप्रदायिकता का दंश छिल रही थी। ये सब कहते हैं कि मैं खुदा और सनम दोनों को बहुत पीछे छोड़ आया था। मैं इतना घोर नास्तिक तो नहीं था, लेकिन हाँ मैं संदेहवादी था। तो इतना कुछ इस्लाम के प्रति भी मेरा कोई ज़्यादा लगाव नहीं था। लेकिन उस समय एक बड़ी ज़बरदस्त घटना घटती है, और ये होता है कि पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध शुरू हो जाता है। और जब पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध शुरू होता है तो कहते हैं कि उस युद्ध ने मुझे बड़ा खामोश और उदास बना दिया था, क्योंकि उस समय के हिंदू मुसलमान, मतलब हिंदुस्तान में रहने वाला जो मुसलमान है उसको अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए ज़ोर शोर से देशभक्ति की बातें करनी पड़ती हैं, बड़े उत्साह और उल्लास के साथ, चाहे वो अंदर है उसमें या नहीं है। और कहते हैं वो मैं कर नहीं पा रहा था, तो मैं एकदम खामोश सा हो गया था। चारों तरफ जो लोग थे वो युद्ध की ऐसे बातें करते थे जैसे तो कोई तीतर बटेर के युद्ध हो रहे हों, और उनके अंदर कोई ऐसी राष्ट्रीयता की भावना या देश के प्रति कोई चिंता ये नहीं दिखती थी, बल्कि एक तरीके से ऐसा दिखता था जैसे कोई वो तमाशबीन हो जैसा उत्साह और जोश उनके अंदर था। उन्होंने कहा कि मतलब मैंने ग्वालियर आने से पहले कभी इस चीज़ को महसूस भी नहीं किया था कि आपका वालिदैन यानी कि आपके माँ बाप कौन हैं, आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है। इस सब का पढ़े लिखे लोग भी, पढ़े लिखे जो सुशिक्षित कहे जाने वाले लोग हैं, जो संस्कारित कहे जाने वाले लोग हैं, वो लोग भी इन चीज़ों का, धर्म को लेके, जाति को लेके इतने प्रश्न करेंगे और कटघरे में मुझे खड़ा कर देंगे, ये अनुभव मुझे इससे पहले नहीं था। और ये अनुभव मुझे सबसे पहले ग्वालियर में हुआ, जिसने मुझे मेरे दबावों को, मेरे संघर्षों को, मेरे दुख को, मेरी वेदना को और भी अधिक बढ़ा। तो शानी साहब लेखक बन जाते हैं, और इस यात्रा में उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन शानी साहब कहते हैं कि संघर्ष मुझे बड़ा चालू और घिसा हुआ सा शब्द लगता है। मैं ये कहकर लोगों की सहानुभूति नहीं बटोरना चाहता कि मैंने बहुत संघर्ष किया है। संघर्ष किससे नहीं करना पड़ता, सबको संघर्ष करना पड़ता है। मैंने भी किया अपनी ज़िंदगी का संघर्ष, लेकिन मैं इस आधार पर किसी की सहानुभूति नहीं चाहता। इसके बाद जो शानी है वो एक स्वतंत्र लेखक के रूप में अपना अस्तित्व बनाना चाहते हैं, तो वो ग्वालियर छोड़कर भोपाल आ जाते हैं।
और भोपाल आकर वो एक अपना पत्र शुरू करते हैं, लेकिन वो चल नहीं पाता। 6 महीने में ही वो पत्र बंद हो जाता है और शानी साहब पटरी पर आ जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ इस तरीके की कोशिशें की कि किसी तरीके से उनकी ज़िंदगी आगे बढ़े, लेकिन वो कहते हैं कि ये जो संघर्ष हो रहा था ये कोई बाह्य संघर्ष नहीं था, ये अंदर का संघर्ष था, मेरा आंतरिक संघर्ष था। मेरे जो मेरा व्यक्ति था अंदर का, जो मेरा लेखक था, वो एक दूसरे को खा जाना चाहते थे। मैं अपने परिवार के लिए एक बेहतर ज़िंदगी चाहता था और मैं लेखक बने रहना भी चाहता था, और इन दोनों को साथ लेके चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अब कह रहे वो चीज़ आज तक भी मेरे साथ हो रही है। मेरे कुछ अपने व्यक्तिगत अनुभव रहे हैं, मतलब शानी ने इस बात को स्वीकार किया है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की और मैं अपनी गलतियों को भी दोहराता रहा। ये भी नहीं कि मैंने अपनी गलतियों से सीख ली हो, मैं उनको दोहराता रहा। वो कह रहा है कि मेरी जो ज़िंदगी की किताब है ना, तो वो वास्तव में कुछ ऐसी बिखरी हुई है मेरी ज़िंदगी की किताब कि जैसे कोई उन्होंने तुलना की है कि जैसे कोई किताब है जिसको जल्दसाज ने जब उसको बांधा तो उसके पेज आगे पीछे कर दिए हों। जैसे पहला पेज 50वें पृष्ठ पे चला गया और जो 50वां है वो कहीं आगे आ गया। इस तरीके से आपस में मेरी ज़िंदगी बड़ी गड्ढमड्ढ हो गई। मतलब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ क्रमबद्धता के साथ नहीं चली। मतलब मैंने कुछ गलत काम किए, वो सही समय पे कर लिए, और जो कुछ सही काम थे वो गलत समय पे कर लिए। मतलब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी सही तरीके से हो नहीं पाया। जैसे औरों की ज़िंदगी में होता है कि उनका बचपन गुजरता है, फिर वो युवा होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरी करते हैं, शादी करते हैं। तो कहते चाहता तो मैं भी था कि मैं भी ऐसे ही एक शहरी इंसान की तरह बूढ़ा हूँ, लेकिन मेरी किस्मत में ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ था। मैंने मतलब प्रेम पहले किया, नहीं शादी बाद में की। जब मुझे पढ़ना चाहिए था उस समय मैं नौकरी करता रहा, जब मुझे नौकरी करनी चाहिए थी उस समय मुझे पढ़ाई का अवसर मिला। तो इस तरीके से मेरी ज़िंदगी में मतलब क्रमबद्धता नहीं रही, बड़ी काफ़ी बिखराव रहा, काफ़ी अफरा तफरी सी मेरी ज़िंदगी में रही। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे दिन मुफ्लिसी में भी काटे, गरीबी में काटे, तनाव में काटे, और ऐसा भी समय आया कि जब मैंने अपनी ज़िंदगी को काफ़ी अय्याशी के साथ ही गुजारा हो। तो इस तरीके से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी दिलचस्प उतार चढ़ाव आते रहे। कुछ वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी के जो गर्दिश के दिन थे, तो वो कहते हैं गर्दिशें भी 2 तरीके की होती हैं। कुछ गर्दिशें ऐसी होती हैं जो हालात के कारण आपके ज़िंदगी में आ जाती हैं, और कुछ गर्दिशें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान खुद पैदा करता है। लेखक कहता है कि मेरी जो गर्दिशें थी ना, वो मेरी खुद की ही पैदा की हुई थी, और इस तरीके से मैं अपना जीवन गुजारता चला गया। और अंत तक जो शानी हैं वो लेखक बने रहने को छोड़ नहीं पाए, लेखक तो वो बने ही रहे। और वो कहते हैं सब कुछ भूल कर मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। और